अनपढ़ गंवार पति, दिल को छू लेने वाली कहानी। शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके हम गांव में आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी। मैं अपने भाग्य पर रो रही थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। बस बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उनकी तरफ देखा। वह मुझे एकदम अनपढ़ गंवार सा लगा। रंग थोड़ा सांवला था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। वह मुझे एक आंख ना भा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली हो। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब। मेरे माता पिता से लाख मना करने के बाद भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर भी उन्होंने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई अच्छे खानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरी बस में नहीं। जी चाह रहा था कि अपने पति विशाल पर सारी भड़स निकाल दूं। वह बोला, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? और यह क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ रहने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना तुम पढ़े लिखे हो और ना देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने न जाने तुम में क्या देखा जो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये सब बोलकर मैं रोने लगी। वह चुपचाप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और बोला, प्रिया यह क्या बोल रही हो? होश में तो हो तुम? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वह 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और वह बाहर चला गया। मगर यह सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन हम मिले, एक दूसरे से बातें करते करते कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। मैं अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद विशाल वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वह शायद मुंह धोकर आया था। उसने चादर उठाई और नीचे ज़मीन पर लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और बेड पर सो गई। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। न मैंने कोई विशाल से बात की और न विशाल ने मुझसे बात की। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता। शाम को थक हार कर जब घर वापस आता, उसके मिट्टी से भरे कपड़े और पसीने से भीगा पूरा शरीर रहता था, जिसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। मुझे देखकर वह कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी यह थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था। कुछ दिनों तक मैं आधे पेट खाकर ही उठ जाती। शायद यह बात विशाल को समझ आ गई थी कि मैं उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसलिए वह अब खुद आधा पेट खाकर उठ जाता और मैं भरपेट खाना खाती। मुझे इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि विशाल सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थक हार कर घर आता है तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपने प्यार रवि के बारे में ही सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था वह मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर विशाल से फ़ोन मांगा और बोला कि मुझे रवि से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने विशाल के हाथों से फ़ोन ले लिया और रवि का नंबर डायल करके बात करने लगी।
जब मैंने रवि से बात की तो वह भी मेरी वजह से परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। विशाल भी मेरे पास है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चुपचाप अपनी चादर ली और जमीन पर सो गया। अब तो यह मेरा रोज का काम हो गया था। मैं रोज विशाल से फ़ोन लेती और रवि से बात करती थी। रवि अभी भी मुझे अपनाने को तैयार था। एक दिन बात करते करते मैं अपने रूम से बाहर चले गई। विशाल सो गया था और घर के बाकी लोग भी सो गए थे। मैं रवि से बात कर रही थी। अचानक मेरे देवर ने पीछे से आकर मुझसे फ़ोन छीन लिया। बोला, बेशरम औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती जरा भी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग नींद से जाग गए और बाहर आ गए। विशाल भी आंखें मलते हुए बाहर आ गया और बोला, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोलनी चाहिए, पर विशाल ने बात को संभाल लिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे यहाँ से जाने का रास्ता बंद हो गया। अब मैं रवि से कैसे मिलूंगी? विशाल ने अपने भाई को झूठा साबित कर दिया और कहा, मेरी पत्नी पर मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं करेगी और यह अपनी सहेली से बात करती है, उसने मुझे बताया था पहले ही। मैं अपने कमरे में जाकर विशाल से लड़ने लगी कि तुम्हारे वजह से यह सब हुआ है। तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा तो भी तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वह लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो मैं खुद तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। उससे बात करके सारा इल्ज़ाम खुद पर लेकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। खुशी से शादी कर लेना और खुश रहना। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और उसके लिए मेरी भावनाएं बदलने लगी थी। लेकिन मैं होश में आई और सारी बात रवि को बताई। वह भी बहुत खुश हुआ। 3 दिन बाद विशाल के साथ मैं शहर रवि के घर आ गई और विशाल से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं। मैं रवि से शादी कर लूँगी। विशाल वहाँ से चला गया। मैंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, रवि मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, जबकि उसने कहा था उसके घर वालों को बता दिया है। पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? बोला, अंदर आओ, कमरे में बैठकर बातें करते हैं। हम दोनों ने ढेर सारी बातें की। उसने हम दोनों की फ़ोटो ली और किसी को सेंड किया। पूछने पर बोला, तुम्हारे देवर को फ़ोटो सेंड की है, और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया कि तो लाजवाब है, पर इसकी कीमत 3 लाख रुपए दूंगा। जब मैंने यह पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता मैं वहाँ से भाग आई और रोते रोते ससुराल पहुँची। मुझे देखकर विशाल चौंक गया और बोला, अब क्या हुआ? बोल तो दिया था तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने उसको सारी बात बताई और वह कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। वह हमेशा की तरह अपनी चादर बिछाकर नीचे सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई और मैं सारी रात रोती रही। विशाल के साथ ऐसा व्यवहार मैंने किया था। मुझे खुद से नफरत हो रही थी। सुबह होने के बाद मैंने देखा विशाल अपने बिस्तर पर नहीं था। मैंने रात को ही मन बना लिया था कि विशाल से माफ़ी मांगकर उसके साथ अपनी नई शुरुआत करूंगी। उससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके अच्छे व्यवहार से होती है, और मेरा विशाल तो बहुत ही अच्छा था। शाम को जैसे ही विशाल खेतों से घर आया, मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैं बहुत रोई, लेकिन विशाल कुछ नहीं बोला। कुछ पेपर दिया और कहा, पढ़कर इस पर साइन कर देना। मैंने उससे कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। मैं रोती रही। सोचा रात को फिर से माफ़ी मांग लूँगी। और वह कुछ देर बाद कमरे में आए और अपनी चादर ओढ़कर सोने लगे। मैंने उन्हें रोका और बोली, आपकी जगह वहाँ नहीं है, आपकी जगह बेड पर है। और विशाल के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए, से गलती हो गई। चाहो तो तुम मुझे मारो, डांटो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तब विशाल ने मुझे उठाया और बोला कि वह पेपर पढ़ लेती तो ऐसा नहीं होता। मैंने बेड पर रखे पेपर को उठाया। उसमें लिखा था कि
विशाल ने अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दिया है। यह देख मुझे झटका लगा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने पूछा, विशाल, यह ज़मीन मेरे नाम पर क्यों कर रहे हो? वह बोला, कल शहर जा रहा हूँ कुछ काम से, आकर सब बता दूंगा। 1 हफ्ता हो चुका था। मैं बड़ी बेसब्री से विशाल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया। उसका मृत शरीर घर आया। घर में मातम छा गया। मैं यह सब देखकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। के दोस्त ने बताया कि उसे कुछ महीने पहले ही पता चल गया था कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इसका कोई इलाज नहीं। कोई तो बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। यह सब सुनकर मुझे झटका लगा। शायद यह मेरी वजह से हुआ था। कुछ दिनों बाद जब घर का माहौल शांत हुआ तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा, विशाल ने दिया था अपने दोस्त को तुम्हें देने के लिए। मैं उनसे बोली, मम्मी, विशाल तो अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा? मेरी सास ने मुझे बताया, वह बहुत पढ़ा लिखा था, तुम्हें कभी नहीं बताया। उसने मैंने भी वह बहुत पढ़ा लिखा था, तुम्हें कभी नहीं बताया उसने। मैंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैं भागकर अपने कमरे में गई और लेटर पढ़ने लगी। या जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा, तुम दुल्हन बने बहुत सुंदर लग रही थी। तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था। चाहता तो अच्छी नौकरी कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्हीं खेतों में आखिरी सांस ली और मुझसे वादा लिया था कि तुम इस ज़मीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे, जिस वजह से मैं खेती करता था। जब तुमने शादी की रात मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तो मैं पूरी तरह से टूट गया और टेंशन के कारण मुझे यह बीमारी हो गई। जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने हिस्से की ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और हाँ, तुम आज़ाद हो, जिसे चाहो शादी कर सकती हो। यह सब पढ़कर मैं बहुत रोई। मैंने अपने पति विशाल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन आज भी मैं उसकी विधवा बनकर रह रही हूँ। यही मेरी सज़ा है। मैं उन सभी औरतों को यह कहना चाहूँगी कि बेहतर को पाने के लिए बेहतरीन को खो मत देना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको रोने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी को पूरा पढ़ने सुनने के लिए आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू।